पॉलीगॉन्स का। पॉलीगॉन्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। आई विल जस्ट गिव यू द फाइनल टच ऑफ द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में दो बातें पढ़ी थी हमने, नॉर्मल पॉलीगॉन और एक रेगुलर पॉलीगॉन्स। नॉर्मल पॉलीगॉन्स यानी कि जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से वाले हैं? पहला फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, sum of all sides of any polygon is equals to 180 degree multiplied by n minus 2। n minus 2 एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। सम ऑफ ऑल साइड्स में कह रहा हूं, सम ऑफ ऑल इनफैक्ट क्या है ये बताओ? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है इनफैक्ट। Sum of all interior angles of any polygon is equals to 180 degree multiplied by n minus 2। इसमें ये n क्या चीज है? n क्या चीज है? हाँ, नंबर ऑफ साइड्स है। n है बच्चों हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, पॉलीगॉन का मतलब होता है शेप हैविंग मेनी साइड्स। फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास, sum of all exterior angles of any polygon। ये कितना है? 360 डिग्रीज। 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। ठीक हो गया? ये दो फॉर्मूलाज किसी भी पॉलीगॉन के लिए चलते हैं। यहां पे मैंने इसीलिए कहा कोई भी पॉलीगॉन, क्या कहा? कोई भी पॉलीगॉन। दूसरा ग्लास लाएं, ये नहीं। अब जब हम रेगुलर की बात करते हैं, ये मेरी गाड़ी में बोतल पड़ी है, वहां से ले लें। रेगुलर की बात करते हैं, किसकी? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी वाली है जिसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है? ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तीसरी बात ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें दो न्यू फॉर्मूला सेटअप होते हैं। अगर सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, आपके पास अगर टोटल सम अप निकल आए तो आप डिवाइड बाय उसको नंबर ऑफ साइड्स करें तो आपके पास एक एंगल निकल आएगा। तो आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं टोटल डिवाइडेड बाय जितनी भी साइड्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा ना। 5 साइड्स हैं तो 5 इक्वल हिस्से बन जाएंगे, तो n साइड्स हैं तो n उसके इक्वल हिस्से बन जाएंगे। तो हर एक जो आपका इंटीरियर एंगल है वो आ जाएगा 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 करके डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से चौथा फॉर्मूला आएगा आपके पास, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। तो ईच कितने का होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय n के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात कि नहीं? तो कोई भी डायग्राम है आपके पास, बेशक पेंटागन है, हेक्सागन है, क्वाड्रिलेटरल है, या 7 साइडेड हेप्टागन है, 8 साइडेड ऑक्टागन है, 9 साइडेड नोनागन है, या 10 साइडेड डेकागन है। अब हर एक के लिए ये तो निकाल ही सकते हैं, दोनों के लिए तो 360 होता है, ये तो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन इसी तरह से ईच इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो ये आप मुकम्मल तौर पे निकाल के दिखा भी सकते हैं। सही है जी? एक सवाल लिखें। अब इससे रिलेटेड एक 2-3 सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्रीज, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल
of a regular polygon is 45 degrees. Find the number of sides. Find the number of sides and name of that polygon. And name of that polygon. अब उसने दो बातें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए. पहली बात, डायग्राम कैसी है, पॉलीगॉन कैसी है, रेगुलर. दूसरी बात, ये कौन सा एंगल है उसका, एक्सटीरियर एंगल. ये कौन सा है उसका, एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है जी, ये बात क्या नहीं, ये कौन सा एंगल है उसका, एक्सटीरियर एंगल है. तो ईच एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले के मुताबिक इसका हम n निकाल सकते हैं. तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं दोनों को, तो n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 45 आ जाएगा. अब इसको मुश्किल तरीके से भी कर सकते हैं. मुश्किल तरीका क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल 45 है, तो इसी के साथ वाला जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना बनेगा, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 बनेगा. तो आप ईच इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूला में लगा के भी निकाल सकते हो, अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल पता चल जाए. और वो क्या होगा, जब आप 180 में से 45 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि कोई भी डायग्राम होती है पॉलीगॉन्स के हिसाब से, अगर मैं बस दो साइड्स बनाता हूं, बाकी यूं जा रही है, ये वाला जो सा एंगल है, ये एंगल कौन सा कहलाएगा उसके लिए, इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, किसी भी एक साइड को आप जब एक्सटेंड करते हैं तो पॉलीगॉन के साथ ये जो दूसरा एंगल बनता है बच्चों, ये कौन सा एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. अब उसने एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आप अगर लंबे तरीके से करना चाहते हैं तो इंटीरियर पहले निकालें और उसको इंटीरियर वाले फॉर्मूला में पुट कर लें, इस वाले में, ईच इंटीरियर एंगल वाले में. लेकिन जरूरत नहीं है, हमें शॉर्टकट जो पता जो है तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इट इज एन 8 साइडेड पॉलीगॉन. नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 8 साइड्स आ गई हैं, यस और नो. और नाम क्या होता है ऐसी पॉलीगॉन का, रेगुलर. लिखे या ना लिखे, लेकिन इट इज अ ऑक्टागॉन. क्या है ये, ऑक्टागॉन है. समझ आ गई बात. एक और सवाल लिखें, if each interior angle of a regular polygon is 140, if each interior angle, ठीक करा दें, if each interior angle of a regular polygon is 140 degrees, find the name and find the number of sides, find the number of sides and name of polygon. Find the number of sides and name of polygon. अच्छा, इसको भी कर सकते हैं हम लोग. इसकी भी करने के दो तरीके हैं बाय द वे. पहले तो देख लें, गिवन क्या है आपके पास, इंटीरियर एंगल 140 है और डायग्राम कैसी है आपकी, रेगुलर है. डायग्राम कैसी है, रेगुलर. ठीक है, अब इंटीरियर एंगल गिवन है, तो वैसे तो अगर आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ये चीज आपको गिवन है, आपने n को सब्जेक्ट बनाना है. n को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है. दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो मैं बाद में कराता हूं. पहले चलें एक तरीका इसको भी इस्तेमाल करना सिखा देता हूं आपको. ये हो जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 इंटू n-2 होल डिवाइडेड बाय n. ये n उधर जाकर क्या होगा, n उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, ये 140 n हो जाएगा ना, और ये 180 अंदर मल्टीप्लाई हो गए
180n माइनस 360 डिग्रीज आ जाएगा। इसी तरह से आप 360 को उधर ले जाओ और 140 को राइट पर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 180n माइनस 140n। इसका आंसर आएगा 40n। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था, आप इस बात को जरा देखो बच्चों, इस बात को देख लो, आंसर निकाल के मैं इसको फिर से मैं रेफर करूंगा। आंसर कितना आया, कितनी साइड्स आ गई, कितनी आ गई 9 साइड्स आ गई। नाम क्या है शेप का, नोनागॉन, ठीक है, शेप का नाम क्या है नोनागॉन। अच्छा इसको इधर रखे ना, कैमरा में स्प्रे भी आ रहा है, गंदे कपड़े भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। यहां तक बात समझ आई, यहां तक सबको समझ आ गया। खामोश आपका मतलब यह है कि समझ ही नहीं आ रही। अब इसका मेथड नंबर 2 जो आसान है, मेथड नंबर 2 आसान है, लेकिन उसमें एक इनिशियल इंटेलिजेंस चाहिए कि उसने क्या चीज दी हुई है। हाँ 140 क्या है इंटीरियर, इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर सोचेंगे तो कितना होगा वो, कितना होगा वो 40 डिग्री होगा। कितना होगा वो, क्योंकि 180 में और इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर का सम हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, कोई भी साइड आप एक्सटेंड कर सकते हैं यार। ये अगर आपका इंटीरियर एंगल है, ये आपका इंटीरियर एंगल बन रहा है, किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर लो, किसी भी साइड को एक्सटेंड कर लो, पॉलीगॉन की साइड को, तो जो पॉलीगॉन के साथ उस साइड का एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल कहलाता है, एक्सटीरियर। तो इन दोनों की तरफ जब देखा जाए तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो अगर इंटीरियर उसने कह दिया कि ये 140 है, तो एक्सटीरियर ऑटोमेटिकली कितना होगा 40, और है भी डायग्राम भी कैसी है, रेगुलर है, तो उसने एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया हमें 40 डिग्री। तो आप वही ईच एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, कौन सा वाला भला, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन, यस और नो। अगला स्टेप क्या होगा इसका, एन उधर चला जाएगा और ये 40 इधर आ जाएगा। बोलो बच्चों 40 360 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू एन, हाँ या ना। अच्छा मैं ना इसको भी क्या करता हूं, हाईलाइट कर लेता हूं। मुझे बताओ ये जो दोनों हाईलाइटेड चीजें हैं, क्या ये रेशियोज डिफरेंट है या सेम है, सेम बनती है कि नहीं बनती। तो कहने का मतलब क्या है, बेशक आप इसको इंटीरियर के फॉर्मूला से करें या आप इसको एक्सटीरियर के फॉर्मूला किससे करें, आंसर्स हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। आंसर्स हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। सो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे देखें। दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। ये जो सेकंड मेथड किया इट्स वेरी शॉर्ट, शॉर्ट वो वाला भी था, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने सवाल पढ़ा और आप उस सवाल के रिदम में आगे निकलते गए। इसमें यह है कि थोड़ा लम्हे के लिए इंसान को अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो सोचता है वो बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन, वो पहले सोचता है कि अच्छा इसको मैं आसान तरीके से करूं या मुश्किल से करूं। और ये है आपकी प्रैक्टिस का हाई लेवल। जब आप इंसान की प्रैक्टिस कम होती है तो जो बात समझ आ रही होती है बस उसी के ऊपर चल रहा होता है। जब प्रैक्टिस ज्यादा होती है तब उसको पता होता है कि मैं ये करूं या वो करूं, कौन सा मेरे लिए फायदेमंद है। समझ आ रही बात कि नहीं। सो दोनों तरीके हमने कर लिए, दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, बिकॉज हमने रेशियो डिटरमिन कर ली कि 360/40, रेशियो हमेशा हमारी सेम रहेगी। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं, सब बच्चे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन है। अच्छा अब हम आते हैं जरा, ये थी हम आपकी किसकी कहानी, पॉलीगॉन्स की कहानी थी, ठीक है। अब पॉलीगॉन्स के बाद अगला जो सा टॉपिक है वो है, मैं कुछ डायग्राम्स की बात करूंगा और उन डायग्राम्स को थोड़ा जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, एंगल्स की टाइप्स हो गई, फिर मैं उसके बाद टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बताऊंगा, फिर क्वाड्रिलेटरल्स पे आऊंगा, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, फिर सर्कल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज हम ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल्स को फुली कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। ट्राइंगल्स,
एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। अब इस ट्राइंगल्स की तरफ अगर देखा जाए, ट्राइंगल के ये वाले जो से एंगल्स हैं, देखिए नाम से क्लियर है ना, ये ट्राई एंगल, इसमें 3 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इसमें 3 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। इस एंगल का फॉर एग्जांपल नाम हम रख लेते हैं ए, इसका नाम हम रख लेते हैं बी, और इसका नाम हम रख लेते हैं सी। ए, बी और सी जोन से है, ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ये रिकॉल है आपका। इसको जब आप रिकॉल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किसके बराबर आता है, ये 180 डिग्रीज के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 180 डिग्रीज के बराबर आता है, ठीक है, ये बात क्या नहीं। इसी तरह से ये इंटीरियर एंगल्स हैं, मैं किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं, जब मैं साइड्स को एक्सटेंड करता हूं तो ये वाले जो से एंगल्स हैं, ये एंगल कौन सा वाला है बच्चों? विच एंगल इज दिस वन? कैटेगरी क्या है इसकी? एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया मिसाल के तौर पे कितना? x डिग्री। इसी तरह से एक आ गया आपके पास ये वाला, मिसाल के तौर पे ये कितना आ गया? y डिग्री। इसी तरह से ये आ गया आपके पास z डिग्री, ठीक है। 3 एंगल्स कितने हो गए? x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री। तीनों हमारे कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। पिछले कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? बताएं। x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? बिकॉज ये कौन लोग हैं? ये वाले, ये कौन से कैटेगरी है इनकी? एक्सटीरियर एंगल्स की। और अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बोलूं तो ये किसकी कैटेगरी थी बच्चों? किसकी? ये इंटीरियर एंगल्स थे, इसलिए इनका सम 180 के बराबर है, क्योंकि हर एक ट्राइंगल, हर एक शेप के इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होता है। हर शेप की एक्सटीरियर एंगल्स 360 ही होते हैं, बेशक वो रेगुलर है या वो नहीं है, ठीक है ये बात। अच्छा, अब इसमें एक इसकी प्रॉपर्टी ये है जो आपको एडिशनली सीखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कहता है कि जी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एंगल्स नहीं, एंगल, एक्सटीरियर एंगल each exterior angle is equals to sum of opposite interior angles। जैसा कि एक देखें, पहले तो बात समझें, नाम ये जो ऑपोजिट, एडजेसेंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ABC के बारे में, इनको कहा हमने इंटीरियर है। XYZ के लिए हमने कहा ये एक्सटीरियर है। Y के साथ C क्या है? एडजेसेंट एंगल। y के साथ c क्या है? एडजेसेंट। x के साथ b क्या है? एडजेसेंट। a के साथ z क्या है? इवन ये भी आपको पहले से ही पता है, क्या भला? a प्लस z, y प्लस c या x प्लस b, ये सब किसके बराबर आते हैं? सबका आंसर हर एक सप्लीमेंट्री है, क्योंकि एंगल जो ना स्ट्रेट लाइन है ये। मतलब ये 3 बातें हमें पहले से क्या है? पता है। यस और नो? ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, और ये वाला भी 180 के बराबर है। क्लियर है मेरी बात के नहीं? अब जरा नाम याद रखें, y और c कौन से एंगल्स हैं? अंग्रेजी में ये 2 बच्चे आपस में कैसे बैठे हुए हैं? एडजेसेंट हैं। ये आपका एडजेसेंट कौन है? ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। तो जो साथ वाला होता है उसको एडजेसेंट कहते हैं। तो एंगल्स में जो बिल्कुल साथ वाला एंगल होगा उसको एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा। अब अगर कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल, अब ईच एक्सटीरियर कौन है? y है। y का सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट
इंटीरियर एंगल्स। अब y के लिए इंटीरियर एंगल्स सारे हैं, a भी इंटीरियर है, b भी इंटीरियर है, c भी इंटीरियर है, लेकिन y एक्सटीरियर है। y के लिए c एडजेसेंट इंटीरियर है। नाम क्लियर हो रहा है कि नहीं? एडजेसेंट मींस जो बिल्कुल साथ वाला लेकिन अंदर, एडजेसेंट इंटीरियर। यस और नो? इंग्लिश तरह इसकी समझें। अच्छा, y के लिए b और a ऑपोजिट कहलाएंगे, इंटीरियर कौन से वाले? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो जब मैं इसका प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये बनेगा y डिग्री इज इक्वल्स टू, नजर आ रहा है अलिशमा वसीम? y डिग्री इज इक्वल्स टू, नहीं c तो एडजेसेंट है ना, c तो एडजेसेंट है, y का ऑपोजिट इंटीरियर कौन है? कौन कौन ऑपोजिट इंटीरियर है? a प्लस b, a प्लस b। z के लिए ऑपोजिट इंटीरियर कौन है? z के लिए ऑपोजिट इंटीरियर कौन कौन है? z ये वाला है ना, इसका a कौन है? z के साथ a कौन है? b और c क्या है z के लिए? ऑपोजिट इंटीरियर। तो z किसके बराबर हो जाएगा? b डिग्री प्लस c डिग्री के बराबर होगा। यस और नो? अच्छा, इसी तरह से x डिग्री के लिए, x डिग्री के लिए कौन कौन होगा? x का एडजेसेंट कौन है? x का एडजेसेंट कौन है? x का ऑपोजिट इंटीरियर कौन है? a और c। तो x किसके बराबर हो जाएगा? a डिग्री प्लस, बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? a डिग्री प्लस c डिग्री। अब मेमोराइज आप लोगों ने खुद करना है इसको, a डिग्री प्लस c डिग्री। ऑल गुड? अच्छा, अब ये तो बातें हमने याद करनी है, बट इसका मैं प्रूफ भी कराता हूं कि ऐसा क्यों होता है। समझ आ रही है कि नहीं? सबसे पहली बात है, मुझे ये बताएं, क्या a प्लस b प्लस c 180 के बराबर होता है कि नहीं होता? क्या a प्लस b प्लस c 180 के बराबर होता है कि नहीं होता? होता है ना? मुझे एक बात बताएं, इसी तरह से इसको मैं ले सकता हूं, यहां से किसी भी एक प्रॉपर्टी को चूज करता हूं, मैं जिसको आप बोलेंगे मैं वो चूज कर लूंगा। यहां से वही भी 180 के बराबर, ये भी 180 और ये भी 180 के बराबर। इनमें से कोई भी एक मुझे बताएं, सर फलानी वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, ये यूज कर लूं, a प्लस z इक्वल टू 180 कर लूं। a की जगह मैं क्या चीज पुट कर सकता हूं? अकॉर्डिंग टू दिस वन, a किसके बराबर होगा? बोले हैं a किसके बराबर होगा? 180 माइनस z के बराबर होगा ना। फ्रॉम हेयर, ये उधर जाके पुट करें जरा, 180 माइनस z। यस और नो? ये किसकी जगह पुट कर दिया आपने? ये किसकी जगह पुट कर दिया आपने? a की जगह। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? b की जगह अपना b आ गया और c की जगह अपना c आ गया। ये किसके बराबर हो गया? इक्वल टू 180। क्लियर है ये बात कि नहीं? 180 यहां पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 180 और 180 आपस में क्या हो जाएंगे? ये z माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? इधर क्या रह गया सिर्फ आपके पास, और इधर क्या रह गया आपके पास? z कौन है? z कौन है? और b और c कौन है? दोनों z के साथ, z के हिसाब से क्या ये एडजेसेंट है या z के हिसाब से ऑपोजिट इंटीरियर है? देख के डायग्राम बताएं, z के हिसाब से कौन है? ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। सो ये लोग कौन है? आप इसको कह सकते हैं कि नहीं? सम ऑफ, क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वही बात प्रूव हो गई कि नहीं हुई? z इज इक्वल टू b प्लस सी, और यहां पे भी हमने क्या लिखा हुआ है? z इज इक्वल टू b प्लस सी, z इज इक्वल टू b प्लस सी। ये तो मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक लिया था ना। आपने कहा सर a की वैल्यू पुट कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं था। अगर आप मुझे कहते सर b की जगह पे पुट करें तो मैं x प्लस b इक्वल टू 180 ले लेता। क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? तो मैं b की जगह क्या पुट करता? यहां पर 180 माइनस x पुट कर लेता। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? a अपनी जगह पे a ही रहता, b की जगह मैं 180 माइनस x पुट कर लेता। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? सो ये अब ये तो एक प्रूफ हो गया।
अब आप ए को ना छेड़े, बी के अंदर वैल्यूज पुट करें, फिर आपका बी के हिसाब से ये वाला आ जाएगा, किधर क्या, ये वाला ना, हाँ आपका x के वाला आ जाएगा, किधर क्या, x ये आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू a प्लस c आ जाएगा, क्योंकि b खत्म हो जाएगा वहां से, b की जगह आप वैल्यू पुट कर लेंगे उसकी। अब c की जगह पुट करें, c की जगह क्या पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, c इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे उसको, कुछ चीजें कटिंग होगी, कुछ चीजें कटिंग होगी, एक साइड पर एक्सटीरियर एंगल रखें, दूसरी तरफ आप रखेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, y डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या चीज पुट की होगी, ये चीज आप यूज करेंगे उसके लिए। समझ आ रही है मेरी बात क्या नहीं? सो ये तो मैंने एक कर लिया, बाकी अगर आप करेंगे तो आपके पास ये तीनों फॉर्मूलाज आपके पास बनेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर हो गया ये? सो प्रॉपर्टी क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अप्लाई कैसे होता है ये, कोई भी ट्राइंगल दे दी जाए, ये इस तरह से अप्लाई होता है, ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें, ये वाला कौन सा एंगल है आपका, ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की निशानी ये होती है कि ट्राइंगल की कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर देते हैं आप। देखिए मैं 500 दफा ये बात बता चुका हूं, एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम एक्सटीरियर एंगल नहीं होता, सिर्फ उस डायग्राम की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उस साइड से डायग्राम तक का जो एंगल है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। अब इस एक्स के साथ अगर ये बनाया जाए तो ये कौन होगा, एडजेसेंट इंटीरियर। ये दोनों कौन है इसके हिसाब से, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलें जी x इज इक्वल टू 60 प्लस 80, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 140। बट आपको एक रीजन लाजमी देनी है साथ, रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रही है, शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं होता। यहां तक बात समझ आई जी। अब आती है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, सारी ट्राइंगल की टाइप्स पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद एक होती है साइड्स के हिसाब से और एक होती है एंगल्स के हिसाब से। कुछ होती है साइड्स के हिसाब से और कुछ होती है एंगल्स के हिसाब से। लेफ्ट साइड पर हम बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, और राइट कॉलम पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। यहां पे मैं साइड्स के नामों के हिसाब से डिस्टिंग्विश कराऊंगा, यहां पे मैं एंगल्स के नामों के हिसाब से डिस्टिंग्विश करवाऊंगा। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं? तो जी कॉलम्स बना ले, कॉलम्स बना ले, कॉलम्स बना ले। तो विद रिस्पेक्ट टू साइड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बायोलॉजी वाले बच्चों लैट्स किसको कहते हैं, साइड्स को। लैट्स किसको कहते हैं, साइड्स को, ठीक है। तो अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं इक्वी और साथ लैट का लफ्ज इस्तेमाल कर दूं तो ये होगा इक्विलैटरल मींस इक्वल साइड्स। तो ये अपने नाम से ही क्लियर है कि इक्विलैटरल में क्या होगा, इक्वल, और लैटरल्स का मतलब होगा साइड्स। इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स, ठीक है ना। अब जब ट्रायंगल बनाएंगे तो बनाना कुछ इस तरह से कि ये दिखने में इक्वल ही लगे। अच्छा एक और निशानी भी होती है इसकी, हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये 3 डैशेस लगा दी जाती हैं, 3 डैशेस लगा दी जाती हैं। जैसे स्क्वायर के केस में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती है ना, एंड इट इज नेचुरल दैट कि उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी और उसके सारे इंटीरियर एंगल्स भी 90-90 होंगे। ये आपने याद कर लिया है, ये आपने क्या कर लिया है, याद कर लिया। इसी तरह इक्विलैटरल के लिए भी याद रखें कि ये हमेशा इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे बिकॉज ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन प्रॉपर्टी।
रेगुलर पॉलीगॉन है ये कि नहीं, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं, बराबर। अब सारी साइड्स बराबर तो सारे इंटीरियर एंगल्स भी, सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर। तो इंटीरियर इसका वैसे ही कितना आता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60। ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, अगर 60 डिग्री इंटीरियर का पता चल जाए तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 180 में से 60 माइनस 120 हो जाए। तो आप बोलेंगे ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू, अब देखें हर एक 3 साइड्स हैं, 3 120 बनेंगे तो उनका भी सम 360 के बराबर आएगा। जैसे हम कहते थे ना कि जो भी पॉलीगॉन होगी उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर होगा, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। दूसरा आएगा जी इक्विलेटरल के बाद साइड्स के हिसाब से, बच्चों साइड्स के हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की निशानी क्या है बच्चों? अच्छा, मैं तो ऐसे करके बना के दिखाता हूं जिसमें आपके लिए ओरिएंटेशन थोड़ी सी ठीक हो। लाजमी नहीं है यूं आए, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी, इसकी ओरिएंटेशन चेंज भी हो सकती है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज भी हो सकती है। अच्छा, इसकी जब ये दोनों साइड्स बराबर होती है ना, तो इनसे ये जो दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। जिनको मैं सेम कलर देता हूं, याद रखें वो हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है बात कि नहीं? ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इनको कहा जाता है अरिशबा वसीम, क्या कहा जाता है, क्या, बेस एंगल्स। क्या कहा जाता है, बेस एंगल्स। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर होता है, वो प्रॉपर्टी लगेगी। जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो ये लगेंगी इसके अंदर। अभी आपने एक बात की है बाय द वे, आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, 2 sides are equal, 2 angles are equal, yes or no, 2 angles are equal। एक और बड़ी खास बात है इसकी, एक और बड़ी खास बात है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये कहलाती है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। और यही ये लाइन जो रेड कलर से मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये लाइन है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहलाती है। ये लाइन कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ, क्योंकि इसके अक्रॉस अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड जो सी है, ये वाली साइड, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या कर जाएगी, फोल्ड कर जाएगी। जो ये वाली साइड है यहां से इस बेस से लेकर इस बाउंड्री तक और इस बेस से लेकर इस बाउंड्री तक, ये भी एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, फोल्ड कर जाएगा। ठीक है बात के नहीं, कोई मसला है? तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है इसकी, ये है इसकी लाइन ऑफ, जब मैंने कहा ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये कैसी लाइन है, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब कोई बता सकता है मुझे? मैंने बताया मैं आपको ऑलरेडी, किसी भी चीज को दो इक्वल हिस्सों में काटना। अगर लफ्ज परपेंडिकुलर आ जाए तो इसमें क्या चीज का इजाफा हो जाएगा, कटिंग पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा, कटिंग पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि 90 बन गया। दूसरा इसकी ये बात है कि जो बेस है ना इसकी, यहां से यहां तक, ये और ये वाली साइड क्या होगी, ये आपस में इक्वल होगी। क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। ठीक है, यह है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बाकी वो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, एक्सटीरियर का सम 360 के बराबर होता है, वो बातें इसके ऊपर अप्लाई होती रहेंगी। ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पर आती है, मैं आप नीचे ही कॉलम में फॉलो कीजिएगा, मैं तीसरे नंबर पे लिखूंगा कौन सी वाली, स्केलिन ट्रायंगल।
ये मैं साइड्स के हिसाब से भी चल रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, बातें नहीं करें प्लीज। स्केलियन ट्रायंगल, अब जैसे इक्विलेटरल से कहानी शुरू की थी, 3 साइड्स हैं तो तीनों बराबर, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रहे हैं, फिर 2 बराबर, अब कोई भी बराबर नहीं, यानी एक तो बराबर हो नहीं सकती किसी के साथ। तो यहां पे इसका लिखेंगे नो साइड एंड नो एंगल्स आर इक्वल, नो साइड्स एंड नो angles are equal, all sides are different, all angles are different and all sides are different, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। कुछ इस किस्म की ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें जब मैं यहां पे बनाता हूं ना, मैं इसमें ना, सुनो बच्चों, मैं इसमें अगर इसको बोलता हूं x डिग्री, तो मैं इसके लिए भी कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, x डिग्री। वेरिएबल बड़े काम के होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो आप x ना बोलें, क्योंकि इक्विलेटरल पता ही है कि ये 60 ही होगा। जैसे स्क्वायर में आप इंटीरियर एंगल्स को ABCD नहीं बोलेंगे, आपको पता है 90 है वो, तो वैसे ही 90 बोलेंगे। यहाँ पे पता है कि ये 60 तो 60 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं किसी को x कहता हूँ ना, तो दूसरे को x कहूंगा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन लाजमी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं किसी को अगर एक एंगल को मैं x डिग्री कह दूं, चूंकि सारे बराबर नहीं है ना, सारे डिफरेंट है, तो मैं दूसरे को x कभी भी नहीं कहूंगा, उसके लिए एक नया वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा जो कि डिफरेंट कोई वैल्यू कैरी कर रहा होगा। इसी तरह से ये एक डिफरेंट वैल्यू कैरी कर रहा होगा। लेट्स से इसका आंसर क्या है, इसका एंगल क्या है, z। कोई साइड इक्वल नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर सिंगल डैश है, ये डबल डैश होगी, और ये वाली ट्रिपल डैश है, दे आर नॉट इक्वल। यहां पे हमने कैसे डिफाइन किया, सिंगल डैश किसके साथ इक्वल है, सिंगल के साथ, और ये क्या है, डबल डैश आपस में क्या है, इक्वल है। यहां पे भी मैंने क्या कर दिया, ये सिंगल डैशेस आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होती हैं, इक्विलेटरल पर आइसोसेलेस की भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, क्योंकि इसके लिए तो शर्त सिर्फ 2 साइडों का बराबर होना। इक्विलेटरल की बात करते हैं तो ये कंडीशन तो वैसी फुलफिल हो ही रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं, इसके ऊपर तो वैसी वो कंडीशन फुलफिल हो ही रही है। तो ये आइसोसेलेस की भी प्रॉपर्टीज पर अप्लाई हो सकती है, अगर यहां से एक अगर मैं लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप कराऊं, अगर इक्विलेटरल में ये काम कर दिया जाए, सुने जरा, अगर इक्विलेटरल में ये काम कर दिया जाए, ये साइड और ये साइड बराबर है, यहां से एक लाइन में नीचे की तरफ क्या कर दूं, ड्रॉप करवा दूं, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये एंगल पहले ही कितना था, कितना था, ये एंगल पहले ही कितना था, और ऊपर का पूरा एंगल ऑलरेडी कितना था, तो ये कितना रह जाएगा, बताओ बच्चों, ये भी 30 रह जाएगा, और साथ वाला एंगल ये भी कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ आई, ये इक्विलेटरल के ऊपर भी आप आइसोसेलेस की बातें अप्लाई कर सकते हैं। सबको क्लियर हो रहा है ये? अब जब हम स्केलियन की बात करते हैं तो ये बात मेरा ख्याल है इट्स इटसेल्फ वेरी एलैबोरेटिव, नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल, ना कोई साइड इक्वल होती है और ना कोई एंगल इक्वल होता है। ये बात कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, या इसके लिए एक और लफ्ज भी हो सकता है कि नहीं, क्या बच्चों, अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल हो सकता है ना। इसी तरह एंगल्स के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल या ऑल एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट। ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, बट एक बात जरूर है इसके, एंगल्स कौन से वाले इंटीरियर हमारे, एक है x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, किसके बराबर होगा। ये तो वैसे ही स्टैंडर्ड असूल है, ये तो अप्लाई होता ही है हर एक चीज पर, ऐसा ही है कि नहीं। ये बातें, ये 3 ट्रायंगल्स की टाइप हमने पढ़ी हैं, किसके हिसाब से बच्चों, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू साइड। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी आते हैं। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स की तरफ आऊंगा तो पहले थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करा दूं टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहले थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं टाइप्स ऑफ
एंगल्स की तरफ। याद आ रहा है कि नहीं टाइप ऑफ एंगल्स? 0 डिग्री, 90, 180, 270 और ये वाला फिर 360 डिग्रीज। ठीक है, एक एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल्स। बच्चे बात सुने ना, बात राइट एंगल बोलेंगे, चलिए लिख के लेते हैं। राइट स्टार्ट कर दिए? हाँ, राइट एंगल में कितना होता है? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज होगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद एक और एंगल आता है। मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। अब एक एंगल है यहां से लेकर इस रेंज में। अगर कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई लाइन बनी है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इधर, यहां पर, कोई भी ऐसी लाइन है जो रेफरेंस 0 से स्टार्ट होती है और इधर तक जाती है, तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। उसको हम लिमिट्स की सूरत में कैसे लिख सकते हैं? लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। एक एंगल है बस, कौन से वाला? जो यहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जा सकता है? यहां तक भी जा सकता है और यहां तक जा सकता है। मैं इसलिए इसको किसके साथ नहीं जोड़ रहा? इनिशियल पॉइंट के साथ नहीं जोड़ रहा। मतलब ये 180 से क्रॉस करे बस। अगर कहा जाए बस इसको क्या करे? क्रॉस करे और उसके बाद ये नीचे तक जाता रहे। 180 को क्या बोलते हैं? इट इज स्ट्रेट लाइन, या इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ आ रही बात कि नहीं? फिर चौथे नंबर पे आता है बच्चों आपके पास कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। इसकी रेंज कैसे बताएंगे आप थीटा के हिसाब से? लेस देन एंड ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? अच्छा, पांचवें नंबर पे आता है जब ये एंगल इस तक बराबर हो जाए रोटेशन के बाद, तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट रोटेशन। क्या बोलेंगे? कंप्लीट रोटेशन में थीटा किसके बराबर होगा? थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज के बराबर होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। यहां तक बात समझ आई सारों को? ठीक हो गया? तो अब जरा मैं इसी साइड पे एंगल्स के हिसाब से बताता हूं। तो जो पहली ट्रायंगल होती है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिसमें सारे एंगल्स कैसे होंगे? इस रेंज के अंदर, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, यानी कोई 30, 40, 60, 70, 80, 89 तक। 90 से छोटे, 0 से बड़े सारे एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। सो आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल को बोलेंगे ऑल इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर acute angles. All 3 interior angles are acute angles. तो बनाने में अगर बनाई जाए तो ऐसी बनेगी। ये दिखाने में ऐसे एंगल्स बनाए ना कि वो पता चले कि ये एक्यूट ही है। मिसाल के तौर पे ये वाला एंगल है आपका x डिग्री, ये वाला है आपका y डिग्री, ये है आपका z डिग्री। समझ आ रही है कि नहीं? तो x is also less than 90 डिग्री, y is also less than 90 degree, z is also less than 90 degree, but
बट x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर है? 180 के बराबर। x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर है? 180 के बराबर। यहां तक बात समझ आई जी? उधर रखो, उधर रखो। फिर इससे सेकंड कैटेगरी आती है आपकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये बात तो याद है ना सारों को कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। मुझे एक वैसे बात बताएं, अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, क्या कोई दूसरा एंगल 90 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भला? क्योंकि अगर वो 90 हो गया तो तीसरा क्या होगा? फिर वो तो हो ही नहीं सकता 0। मतलब अगर वो 1 डिग्री भी हुआ तो वो तो सम 181 बना देगा ना। फिर तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? वो वायलेट कर देगा, वो फॉलो ही नहीं करेगा उसकी प्रॉपर्टी को। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 90 के बराबर होना चाहिए। और राइट एंगल क्या है? एक एंगल अगर 90 हो गए तो दूसरा जो मर्जी कर ले 90 नहीं हो सकता। वो हमेशा क्या होगा? 90 से छोटा ही होगा। मतलब 89 हो गया ना अगर वो, तो उसके साथ का जो दूसरा एंगल होगा इट विल बी 1 डिग्री। कितना होगा वो? 1 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहा जाएगा? इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। बच्चे ऊपर तवज्जो रखें, ऊपर ध्यान दें, एफिशिएंसी नहीं मारनी है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल्स एक जनरल सा पॉइंट लिख लें, द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल विल ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट साइड। The side opposite to the largest angle will always be the longest side। अब आते हैं जरा तीसरी प्रॉपर्टी की, तीसरी ट्रायंगल की तरफ, वो है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें कोई एक एंगल क्या होगा? फातेह अफजल, कोई एक एंगल क्या होगा इसमें? ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है? यानी कि इधर देखा जाए तो ये वाला एंगल जो सा है आपका x डिग्री, ये कैसा एंगल है? ये वाला, ये आपका है ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। बाकी दो एंगल्स रह जाएंगे, कौन कौन से वाले? ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। एनी वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एनी वन ऑफ द एंगल्स इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का पता मतलब आपको पहले ही पता है कि थीटा 180 से छोटा और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा ये, ठीक है? क्या कोई ऐसी ट्रायंगल हो सकती है जो रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल हो? कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? उसका सम 180 के इक्वल हो ही नहीं सकेगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल नहीं होती। ऑब्ट्यूस पे आके कहानी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, ठीक? नहीं नहीं, ये डिफरेंट है। ये मतलब ये हो गया y डिग्री है ये, और ये है आपका z डिग्री। इनका सम वो 180 के बराबर ही होगा। ये फॉर्मूला इधर अभी भी उसी तरह से स्टिल इंटैक्ट है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो इसके ऊपर लगेगा। लेकिन एक और बात महसूस करें, ऑब्ट्यूस एंगल इस वक्त सबसे बड़ा वाला एंगल है। इसके सामने वाली साइड सबसे क्या होगी? ये वाली साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड है।
जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या था, 90 सबसे बड़ा एंगल था, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड थी, इसीलिए उसको कहा था आपने हाइपोटेन्यूज, और उसमें वो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता था। यहाँ पर इस साइड को आप परपेंडिकुलर कह देते थे, इसको आप लोग अपना हाइपोटेन्यूज कहते थे, और इसको आप लोग अपना बेस कहते थे। तो इसमें आप कहते थे कि जी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ऊपर जाए जरा देखें, कुछ मसला चल रहा है, आप नहीं मैम तक दिस जाए बस। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हो रहा है? ऑब्ट्यूज को मैं एक और निगाह से भी दिखाता हूं आपको। अच्छा देखो, ये अगर है आपकी रेफरेंस लाइन, ये है आपकी क्या रेफरेंस लाइन, यानी एंगल का स्टार्ट होना। 90 कहां पर बनेगा इसका, एग्जैक्टली इस तरह से ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला एंगल कितना हो गया इसका, 90 बन गया कि नहीं बच्चों? ये वाला एंगल इसका बन गया 90। तो ये जो भी मैंने एंगल जो साइड बनाई है वो यहां से जा रही है, 0 से स्टार्ट हुई है और किधर तक गई, बियॉन्ड 90। और इस तरफ अगर हम देखें, यहां से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री है और ये कितना है 180 डिग्री। तो जो लाइन है वो इसके बीच बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है। लाइन इज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। द लाइन इज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर है ये बात कि नहीं? वैसे इन दोनों का सम भी तीनों का z, x और y वो सप्लीमेंट्री ही होगा, ठीक है जी। यहां तक बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, यहां तक थी हमारी जस्ट ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में दो कैटेगरीज पड़ी हैं, एक साइड्स के हिसाब से और एक एंगल्स के हिसाब से। साइड्स के हिसाब से आपकी थी इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केली, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। सारों पे इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। बाकी जो उनका कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सी साइड दो इक्वल हिस्सों में कटती है, वो किसी किसी जगह पे आपने अप्लाई करना है, हर ट्राइंगल पर नहीं अप्लाई करना। अब कल हम आएंगे क्वाड्रिलेटरल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट भी, ठीक है। 5 डायग्राम्स हमारा अगला टॉपिक है।